दोस्तों, क्या प्रकृति हमें चलाती है या फिर हम प्रकृति को चलाते हैं, या फिर इन दोनों की एक गहरी साझेदारी है? तो ये जो सवाल है, इसका जवाब समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो आज की हमारी चर्चा इसी सवाल पर रहने वाली है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आ चुके हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपकी फर्स्ट बुक मानव भूगोल में से है। तो आज हम समझेंगे मानव भूगोल, उसकी प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र क्या है, कि प्रकृति क्या है, हम किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर करते हैं या फिर प्रकृति हमें चलाती है, जीवन का एकीकरण क्या होता है। तो इसमें हम ये जानेंगे बेसिकली कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम रेड जेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एलएनसी सैंपल के अनुसार ज्योग्राफी क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि विडाल डीला ब्लाश जो है उनकी क्या विचारधारा है या उनके क्या विचार है ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर मानव भूगोल पर। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं पर, जो कि है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। उससे पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जो कि है द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट, कि द्वैतवाद क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, कि द्वैतवाद क्या है। किसका द्वैतवाद? भूगोल का। तो भूगोल के द्वैतवाद से हम क्या समझते हैं, डुअलिज्म से क्या समझते हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि दो भिन्न विचार, क्या दो भिन्न अलग अलग विचार या फिर दो अलग विपरीत विचारधाराएं जो कि ज्योग्राफी के बारे में हो। जैसे कि ज्योग्राफी का प्रादेशिक स्टडी होना चाहिए, या फिर हमें इसका क्रमबद्ध स्टडी करनी चाहिए, प्राकृतिक भूगोल जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, या फिर मानव भूगोल के रूप में हम ज्योग्राफी को पढ़ें। और तो इसका क्या मतलब हुआ, दो विचार, जैसे कि ज्योग्राफी को हम नियमों या सिद्धांतों के माध्यम से समझें, या फिर ज्योग्राफी जो है उसको हम विवरणात्मक रूप से पढ़ें, कि इसका विवरण जो है भाव चित्रात्मक किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम ज्योग्राफी जो है उसका डिस्क्रिप्शन की पढ़ाई करें। आप ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ नियम पढ़ोगे, सिर्फ सिद्धांत पढ़ोगे, तो वो क्या हो गए, वो फैक्ट्स हो गए। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को विवरणात्मक के साथ में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इसका भाव चित्रात्मक किस प्रकार से है, यानी कि हम भावों के साथ में चित्रों के माध्यम से पूरा डिस्क्रिप्शन देके ज्योग्राफी को पढ़ें, तो ये एक प्रकार से दो अलग अलग विचार हो गए जो कि एक दूसरे से विपरीत है। तो हम ज्योग्राफी को सिर्फ नियम और सिद्धांत से भी नहीं समझ सकते, और इसका जो विवरण है सिर्फ उससे भी नहीं समझते। तो आज हम ज्योग्राफी को किस प्रकार से पढ़ते हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं नियम सिद्धांतों के साथ साथ उसका विवरण भी जानते हैं, उस चित्रों के माध्यम से समझते हैं, भाव के माध्यम से समझते हैं, कुछ कहानियों के माध्यम से हम ज्योग्राफी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, भूगोल का द्वैतवाद, यानी कि दो भिन्न या फिर विपरीत विचार जो कि ज्योग्राफी के बारे में हो। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ते हैं, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, कि हम हमारे आसपास क्या देखते हैं, पर्वत, नदियां, पठार, ये सब देखते हैं। साथ ही जलवायु का अध्ययन, ये किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है मानव भूगोल, कि भौतिक और मानवीय जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन, कि ये जो पर्वत, नदियां, जलवायु है, साथ ही इनके साथ में मानव का क्या संबंध है, इन दोनों के बीच के संबंध के मध्य की स्टडी जो है वो मानव भूगोल कहलाती है। यानी कि प्रकृति एवं मानव का जो संबंध है उसकी पढ़ाई करना ही मानव भूगोल कहलाएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है, भौतिक पर्यावरण और उस पर रहने वाला जीवन, यानी कि हम मनुष्य और जीव जंतु। तो ये हो गई ज्योग्राफी की दो प्रमुख शाखाएं। लेकिन क्या हम ज्योग्राफी को सिर्फ प्रकृति के रूप में अध्ययन कर रहे हैं? अगर हम ज्योग्राफी को इसके रूपकों को देखते हैं, मेटाफर्स जो होते हैं ज्योग्राफी में यूज्ड, उनको देखें, तो हम ज्योग्राफी को यानी कि भूगोल को मानव शरीर से अलग नहीं कर सकते। हम हमारी जो प्रकृति है उसका अध्ययन मानव शरीर से जोड़कर करते हैं। कैसे? कि फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का रूप और
जल डमरू मध्य की ग्रीवा, यानी कि जो दो भूमि क्षेत्र है उनके बीच में समुद्र का एक जो पतला सा रस्सा बनेगा उसको ग्रीवा या फिर गर्दन कहा जाता है। और यहाँ पर हम और देखते हैं आगे, तो आई ऑफ द स्टॉर्म यानी कि तूफान की आंख। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हम प्रकृति की तुलना जो है मानव शरीर से कर रहे हैं। मानव शरीर का हर अंग प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रकृति और मानव को सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? सेपरेट नहीं किया जा सकता, दोनों इनसेपरेबल है। क्या है? इनसेपरेबल। क्यों? क्योंकि फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, यानी कि मृदा परिच्छेदिका, किसकी? मृदा की परिच्छेदिका के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन सब को हम मानव शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से जोड़कर अध्ययन करते हैं। तो हमारी पृथ्वी के जितने भी भौतिक तत्व है उनका वर्णन जो होता है वो मानव शरीर के अंगों के रूप में होता है। प्रकृति और मानव को अलग नहीं किया जा सकता, वे आपस में जटिलता से जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल है। क्या है? इनसेपरेबल है। तो इन रूपकों से क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? मानवीय दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति को खुद से अलग नहीं कर रहे हैं। प्रकृति को समझने के लिए भी हम मानव शरीर के अंगों का या फिर उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारा जो दृष्टिकोण है प्रकृति के प्रति वो किस प्रकार का हो? मानवीय दृष्टिकोण हो। तो ये दोनों इनसेपरेबल है एक दूसरे से, इसीलिए हम इन दोनों के संबंध का अध्ययन करते हैं। तो अगर हमें ज्योग्राफी को समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो समय के साथ बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रकृति को और मानव जीवन को और ज्यादा समझते जाते हैं वैसे वैसे इस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब ये चेंजेस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम अभी जानेंगे कुछ डेफिनेशंस के थ्रू। तो दुनिया को समझने का हमारा जो नजरिया है, ज्योग्राफी को जो समझने का नजरिया है, वो हमें कुछ डेफिनेशन से ज्ञात होगा कि कैसे समय के साथ ये जो डेफिनेशंस है वो बदलती रहती है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है फ्रेडरिक रेडजेल की। इनका मुख्य विचार क्या था? संश्लेषण था। क्या था? संश्लेषण। कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कि मानव समाज और धरातल दोनों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा? फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा। तो इन्होंने किस पर जोर दिया है? संश्लेषण पर जोर दिया है। और अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। कि जो मानव का समाज है उसका धरातल के साथ में क्या रिलेशन है, मानव समाज का धरातल के साथ में जो रिलेशन है वो ही रेडजेल की डेफिनेशन है ज्योग्राफी को समझने की। कि इनका जो विचार था वो एक प्रकार से क्रांतिकारी विचार था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध को उजागर किया है। तो इन्होंने क्या किया कि मानव समाज जो है उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे? प्रकृति के साथ में जोड़ते हुए करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी जगह की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, वहां का मौसम कैसा है, उससे ही तय होता है कि लोग किस प्रकार का अनाज खा रहे हैं, उनकी जो संस्कृति है वो किस प्रकार की है। तो ये सब किस पर निर्भर कर रहा है? धरातल पर निर्भर कर रहा है। लेकिन ये जो विचार है, क्या ये विचार पुराना है? क्या प्रकृति ही हमें चलाती है या हम भी प्रकृति को चलाते हैं, या फिर दोनों का यहाँ पर हमें साझेदारी देखने को मिलेगी? तो फ्रेडरिक रेडजेल का जो विचार था वो काफी ज्यादा पुराना था। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार प्रकृति ही मानव समाज को तय करती है, चलाती है। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी विचारधारा देखने को मिलती है? रेडजेल की विचारधारा थी डिटर्मिनिज्म की विचारधारा, कि जो प्रकृति है वो हमें चलाती है। लेकिन अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, देखते हैं कई सारे ऐसे बदलाव है जिससे कि हम प्रकृति में चेंजेस कर रहे हैं या फिर प्रकृति जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। तो क्या ये जो डेफिनेशन है वो समय के साथ बदली या फिर यही डेफिनेशन रही? तो इससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार से फ्रेडरिक रेडजेल की ही स्टूडेंट जो कि एलन सी सैंपल है, इन्होंने अपनी एक अलग डेफिनेशन दी।
अब इनका मुख्य विचार क्या था? गत्यात्मकता का विचार था। इन्होंने बोला कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी कैसे? कि जो जलवायु है वो समय के साथ बदलती जा रही है। क्रियाशील मानव यानी कि मानव जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कई सारी ऐसी क्रियाएं करता रहता है जिससे पता लगता है मानव जो है वो क्रियाशील है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो अस्थिर पृथ्वी है, मानव भी क्रियाशील है। इसका क्या मतलब हुआ? कि दोनों ही परिवर्तनशील है, दोनों के अंदर ही लगातार चेंजेस आ रहे हैं और इन्हीं चेंजेस का जो संबंध है उसका अध्ययन किसने बोला है? एलन सी सैंपल ने ह्यूमन ज्योग्राफी की यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि अस्थिर मानव हो गया और क्रियाशील पृथ्वी जो है उनके बीच का जो संबंध है जो कि कैसा है? परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलता रहता है, उसके संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो सैंपल ने संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया। किस पर? गत्यात्मकता पर, कि ये चेंज होते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। फिर इसके बाद एक और विचार आया यहाँ पर जो कि पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने दिया। इनका मुख्य विचार क्या था? इनका मुख्य विचार था अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशन। क्या था? इंटर रिलेशन। किसके बीच में? मानव और प्रकृति के बीच में। अब यहां से एक और नया विचार आया। कौन सा विचार आया? अंतर संबंधता का, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटर रिलेशन का संबंध हमें देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना जो है वही ह्यूमन ज्योग्राफी है। यानी कि जो भौतिक नियम है और उस पर रहने वाले जीव है उनके अंतर संबंधों का ज्ञान ही क्या कहलाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। कि conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relation between living beings which inhabit it। यही इनकी डेफिनेशन है किसकी? ह्यूमन ज्योग्राफी की, कि जो प्रकृति के नियम है उनके साथ में रहने वाले जो जीव है इन दोनों का संबंध किस प्रकार का है। तो इसी परस्पर संबंध के ऊपर पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने अपनी डेफिनेशन दी है। तो उनका क्या मानना था? कि जो मानव जो प्रकृति है वो मानव के साथ में जुड़ी रहती है, यानी कि यहाँ पर प्रकृति जो है वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है उनका ह्यूमन बीइंग कैसे फायदा उठाते हैं? अब ये जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है यहाँ पर मानव के सामने बहुत सारे ऑप्शंस यानी कि विकल्प रहते हैं कि इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा किस प्रकार से उठाया जाए, कि ये जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर प्रकृति के द्वारा क्रिएट की गई है उनको एज अ अपॉर्चुनिटी कैसे यूज किया जाए। तो बेसिकली प्रकृति क्या क्रिएट कर रही है? आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रही है। अब कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है जो कि मानव के लिए क्या है? यहाँ पर ये मानव के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में कार्य करती है। यही पॉल विडाल डी ला ब्लाश का कहना था। साथ ही इन्होंने बायो और फिजिक्स को भी ज्योग्राफी का केंद्र माना। किस प्रकार से? फिजिक्स एवं बायो को ज्योग्राफी का केंद्र बनाया। यहाँ पर इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। साथ ही इन्होंने वाटर साइकिल यानी कुछ जो जल चक्र है उसकी बात की है। फिर इन्होंने इसके साथ ही मौसम का पैटर्न, मौसम के जो पैटर्न है उसकी बात की, कि जो चेंजिंग पैटर्न ऑफ वेदर है इन सभी चीजों को भी इन्होंने ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत शामिल किया है कि किस प्रकार से फिजिक्स और बायो भी ज्योग्राफी के अंदर शामिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स समझना भी जरूरी है, हमें वाटर साइकिल का भी पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल किस प्रकार से कार्य करता है, मौसम के चेंजिंग पैटर्न क्या है ये भी हमें पता लगना चाहिए। अब यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की बात की। पॉसिबिलिटीज कैसे? जैसे हमें पृथ्वी पर कितने सारे हमें देखने को मिलती है, हमारे लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, वहां से निकल सकती है अपॉर्चुनिटीज। जैसे पत्थर हो गया, पत्थर से आप मूर्ति भी बना सकते हो, हथियार भी बना सकते हो, घर भी बना सकते हो। तो हमारे पास क्या है? कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से उस प्राकृतिक संसाधन का या पृथ्वी पर जो भी चीजें
मौजूद है उनका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। तो ये किस पर निर्भर करेगा, मानव के ऊपर निर्भर करेगा। तो प्रकृति जो है उसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, कुछ नियम है, हमें उनका किस प्रकार से प्रयोग करना है ये हम पर निर्भर करता है। और दोनों का ही जो गहरा संबंध है, इंटर रिलेशन है, उसका ज्ञान क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन की बात की, फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सी सैंपल और पॉल विडाल डी ला ब्लाश की। फ्रेडरिक रेडजेल ने संश्लेषण पर जोर दिया कि सिंथेसिस जो है कि सिंथेटिक स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, कि दोनों मानव समाज और धरातल है उनकी सिंथेटिक स्टडी ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाती है। जबकि एलन सी सैंपल जो कि इन्हीं की स्टूडेंट थी फ्रेडरिक रेडजेल की, इन्होंने किस चीज पर जोर दिया कि पृथ्वी भी अस्थिर है, इसकी जलवायु बदलती रहती है, और क्रियाशील मानव कि मानव भी समय के साथ क्या करता रहता है, कई सारी क्रियाएं करता रहता है। तो इन दोनों का जो संबंध है, जो परिवर्तन हमें यहाँ पर निरंतर देखने को मिल रहा है, वो ही क्या है, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो इनका बेसिकली डेफिनेशन जो थी वो थी गत्यात्मकता या फिर डायनामिज्म पर निर्भर, कि किस प्रकार से समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। फिर है पॉल विडाल डी ला ब्लाश, जिन्होंने भौतिक नियम और जीव के बीच में अंतर संबंध बताया, इंटर रिलेशनशिप बताई कि किस प्रकार से प्रकृति हमारे लिए पॉसिबिलिटीज जनरेट करती है और उन अपॉर्चुनिटीज का, पॉसिबिलिटीज का हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो हम मानव पर निर्भर करता है। तो ये क्या है, बेसिकली एक अंतर संबंध है कि कुछ लिमिटेशंस के साथ में हमारे पास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है, पॉसिबिलिटीज होती है और कई विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं कि किस प्रकार से हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन देखी। तो दोस्तों यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या जाना कि मानव भूगोल जो है केवल स्थानों का नाम नहीं है, यह पृथ्वी यानी कि प्रकृति और मनुष्य जो कि जीवन के बीच का एक सहजीवन की कहानी है। यह एक संश्लेषित गत्यात्मक और अंतर संबंधित अध्ययन है। तो यहाँ पर जो तीनों डेफिनेशन है वो समय के साथ में बदली, लेकिन जो पॉल विडाल डी ला ब्लाश की डेफिनेशन है कि इन दोनों का इंटर रिलेशन, कि कुछ सीमाएं तो है, कुछ लिमिटेशंस तो है, लेकिन स्टिल मानव के पास में कई सारे विकल्प है, ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज है कि उसका इस्तेमाल किस प्रकार से मानव को करना है। तो प्रकृति जो है वो हमारे लिए निरंतर कई सारी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज जनरेट करती रहती है। आप फटाफट से 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस लेक्चर से कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। क्या मैच करना है हमें, एक तरफ ज्योग्राफर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ है मुख्य विचार यानी कि की कॉन्सेप्ट, की कौन से ज्योग्राफर ने या भूगोलवेत्ता ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे पहले है फ्रेडरिक रेडजेल, तो इन्होंने सिंथेसिस या फिर सिंथेटिक स्टडी बताई, किसके बीच में, धरातल और मानव समाज के बीच में। एलन सी सैंपल जो कि इन्हीं की स्टूडेंट थी, इन्होंने गत्यात्मकता यानी कि डायनेमिज्म पर जोर दिया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव जो है उनके बीच का संबंध। फिर आते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लाश, जिन्होंने अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन दी अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ए में हो जाएगा सिंथेसिस और एलन सी सैंपल ने डायनामिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ज्योग्राफर डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग अर्थ एंड द एक्टिव मैन, एम्फेसाइजिंग द डायनामिज्म ऑफ द रिलेशनशिप। डायनामिज्म या गत्यात्मकता की बात करते हैं तो किसका नाम आता है, एलन सी सैंपल का नाम आता है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि डायनामिज्म यानी कि गत्यात्मकता जो है वो निरंतर बनी रहती है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील यानी कि एक्टिव मैन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव भूगोल में तूफान की आंख, नदी का मुख, पृथ्वी का रूप जैसे रूपकों का प्रयोग क्या दर्शाता है, कि व्हाट डज द यूज ऑफ मेटाफर्स लाइक आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर एंड फेस ऑफ द अर्थ सिग्निफाई इन ह्यूमन ज्योग्राफी।
पहला ऑप्शन है कि इट शोज दैट ज्योग्राफी इज एन अनसाइंटिफिक सब्जेक्ट, ये दर्शाता है कि भूगोल एक अवैज्ञानिक विषय है। जी नहीं, ये ऐसा नहीं दर्शाता। और अवैज्ञानिक की बात करें तो भूगोल जो है वो एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। कैसा है? साइंटिफिक सब्जेक्ट है। फिर है, ये दर्शाता है कि सभी भौतिक परिघटनाएं मानव निर्मित है, कि इट एम्प्लाइज दैट ऑल फिजिकल फिनोमेना आर ह्यूमन मेड। ऐसा नहीं है, फिजिकल फिनोमेना जो है वो ह्यूमन मेड नहीं होते। फिर है थर्ड, कि यह प्रकृति और मानव के बीच एक अविभाज्य और जटिल संबंध को दर्शाता है, यानी कि इट सिग्निफाइज एन इनसेपरेबल एंड इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम प्रकृति को मानव शरीर के अंगों की तुलना के साथ क्यों समझते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनके बीच में जटिल संबंध है, इनसेपरेबल है। तो इनका जो इनसेपरेबल एंड इंट्रिकेट रिलेशनशिप है उसी को दर्शाता है क्या, कि तूफान की आंख, नदी का मुख और ये जितने भी मेटाफर्स हो गए ये सब इसी को दर्शाते हैं। ये दोनों क्या है? अविभाज्य है और इनके बीच में एक जटिल संबंध है। फोर्थ कहता है यह केवल एक साहित्यिक उपकरण है जिसका कोई भौगोलिक महत्व नहीं है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आज हमने मोटे तौर पर क्या जाना कि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल क्या है। तो दोस्तों हमने कई सारी डेफिनेशंस जानी जो कि समय के साथ साथ बदलती रही। तो इसीलिए हम ये मान के चलेंगे या ये कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसकी डेफिनेशन समय के साथ बदलती रहती है, कि इस दुनिया को समझना इतना आसान भी नहीं है। समय के साथ जितना हम प्रकृति को, नेचर को और ज्यादा जानेंगे, जितना हम ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा स्टडी करेंगे, वैसे वैसे ही इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो बदलती रहती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन जो है उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो आज हमने जाना कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, रेडजेल, पॉल विडाल डी लाब्लाश और एलन सी सैंपल का इस पर क्या विचारधारा है, उन्होंने क्या विचार प्रकट किए हैं अपने ह्यूमन ज्योग्राफी पर। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और मजेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।